नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम लोग क्लास 8 NCERT मैथमेटिक्स बुक से अध्याय 7 राशियों की तुलना के अंतर्गत प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5 को हल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऊपर आई बटन पर प्रश्न संख्या 1 का वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपया है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर टेलीविज़न का प्रारंभिक मूल्य 13,000 रुपया है, जो कि बिना बिक्री कर का है। बिक्री कर 12% है। प्रश्न संख्या 2 में टेलीविज़न का प्रारंभिक मूल्य या बिक्री कर रहित मूल्य 13,000 रुपया है और बिक्री कर 12% है। 12% बिक्री कर का अर्थ होता है 100 रुपया अंकित मूल्य पर या प्रारंभिक मूल्य पर 12 रुपया बिक्री कर इसलिए 1 रुपया प्रारंभिक मूल्य पर 12/100 रुपया बिक्री कर इसीलिए 13,000 रुपया प्रारंभिक मूल्य पर 12/100 गुना 13,000 बिक्री कर शून्य से शून्य को काट देंगे। 13 और 12 को गुना करेंगे तो 156 हो जाएगा। 13 और 130 को गुना करेंगे तो 1,560 रुपया प्राप्त होगा, जो कि बिक्री कर है। अब टेलीविज़न का बिक्री कर ज्ञात हो चुका है। हम लोग जानते हैं कि बिक्री कर प्रारंभिक मूल्य पर लगता है। तो इस प्रकार भुगतान की जाने वाली राशि बराबर प्रारंभिक मूल्य प्लस बिक्री कर प्रारंभिक मूल्य है 13,000 रुपया और बिक्री कर है 1,560 रुपया। जोड़ने पर 14,560 रुपया होगा। यह भुगतान की जाने वाली राशि होगी। इस प्रकार विनोद को टेलीविज़न खरीदने पर 14,560 रुपये भुगतान करना होगा। इस प्रकार
प्रश्न संख्या 2 हल हो चुका है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, अरुण एक जोड़ी स्केट्स पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस प्रश्न के अंतर्गत भुगतान की गई राशि यानी विक्रय मूल्य 1600 रुपये है और बट्टे की दर 20% है, यानी बट्टा 20% मिला है। तो आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत एक जोड़ी स्केट्स पर भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है जो कि स्केट्स का विक्रय मूल्य है और बट्टा की दर 20% है। 20% बट्टा की दर का अर्थ होता है अंकित मूल्य 100 रुपये पर बट्टा की राशि 20 रुपये, अर्थात विक्रय मूल्य 100 माइनस 20 यानी 80 रुपये। एक एक नियम से हल करते हैं। चूँकि 80 रुपया विक्रय मूल्य है, एक जोड़ी स्केट्स का अंकित मूल्य 100 रुपया है। इसीलिए 1 रुपया विक्रय मूल्य होगा एक जोड़ी स्केट्स का अंकित मूल्य 100/80 रुपया। इसीलिए विक्रय मूल्य है 1600 रुपये। विक्रय मूल्य होगा एक जोड़ी स्केट्स का अंकित मूल्य 100/80 गुना 1600 भाग लगाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से भाग लगाएंगे 160 में, 20 बार में भाग लगेगा। इस प्रकार 20 गुने 100 बराबर 2000 रुपये होंगे। इस प्रकार एक जोड़ी स्केट्स का अंकित मूल्य 2000 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे एक जोड़ी स्केट्स का अंकित मूल्य बराबर 2000 रुपये। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 हल हो चुका है। आशा करता हूं कि आप लोग यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। इस प्रश्न को सूत्र विधि से भी बनाया जा सकता है। तो अगली वीडियो में हम लोग सूत्र विधि से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 रुपये में खरीदा।
वैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 8% हेयर ड्रायर पर वैट दिया गया है और वैट सहित मूल्य 5,400 रुपया है, यानी हेयर ड्रायर का विक्रय मूल्य 5,400 रुपया है। वैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात करना है, यानी प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में एक हेयर ड्रायर का वैट सहित मूल्य 5,400 रुपया है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और वैट या बिक्री कर 8% दिया हुआ है। तो हमें वैट रहित मूल्य या प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो बिक्री कर 8% को हम लोग लिखेंगे, चूँकि 100 रुपये अंकित मूल्य पर वैट 8 रुपया लगेगा, अर्थात वस्तु का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य प्लस बिक्री कर, अंकित मूल्य है 100 रुपये और बिक्री कर हो गया 8 रुपये, जोड़ने पर विक्रय मूल्य 108 रुपये होगा। अब हम लोग इसे एक एक नियम से हल करते हैं। चूँकि यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य पहले लिखेंगे। चूँकि 108 रुपये विक्रय मूल्य है, तो प्रारंभिक मूल्य होगा 100 रुपये। इसलिए 1 रुपया विक्रय मूल्य है, तो प्रारंभिक मूल्य होगा 100/108। इसलिए 5,400 रुपये विक्रय मूल्य है, तो प्रारंभिक मूल्य होगा 100/108 गुना 5,400 रुपये। भाग लगाएंगे, 54 से यह 2 बार में कट जाएगा, तो 54 से भाग लगाएंगे तो यह 100 बार में भाग लगेगा, और 108 2 बार में भाग लग जाएगा। 2 से फिर 100 में भाग लगाएंगे, 50 बार में भाग लगेगा। इस प्रकार 50 गुने 100 गुना करने पर गुणनफल 5,000 रुपये प्राप्त होगा। इस प्रकार हेयर ड्रायर का प्रारंभिक मूल्य बराबर 5,000 रुपये होगा। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 हल हो चुका है। इस प्रश्न को सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1,239 रुपये में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 4 की तरह प्रश्न संख्या 5 में जीएसटी 18% है
और वस्तु का विक्रय मूल्य 1239 रुपया है और हमें वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 4 की तरह प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में जीएसटी सहित किसी वस्तु का मूल्य 1239 रुपया है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है और जीएसटी 18% है। 18% जीएसटी का अर्थ होता है वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है तो जीएसटी 18 रुपये होगा। अर्थात विक्रय मूल्य 100 रुपये जोड़ 18 रुपये यानी 118 रुपये होगा। चूँकि 118 रुपये विक्रय मूल्य है तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये होगा। यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इसलिए हम लोग विक्रय मूल्य को पहले लिखेंगे। इसलिए 1 रुपया विक्रय मूल्य है तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये 100 रुपया बट्टा 118 रुपये, इसलिए 1239 रुपये विक्रय मूल्य है तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य होगा 100 रुपये बट्टा 118 रुपये गुना 1239 रुपये। एक 1,23,900 बट्टा 118 प्राप्त होगा। इसे हम लोग भाग देते हैं तो 1050 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 1050 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे वस्तु का जीएसटी रहित यानी प्रारंभिक मूल्य बराबर 1050 रुपये। इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 हल हो चुका है। आशा करता हूं कि आप लोग प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5 को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। इन सभी प्रश्नों को 2 और विधियों से बनाया जा सकता है। तो हम लोग इसे सूत्र विधि से बना सकते हैं और एक सामान्य एक नियम विधि से बना सकते हैं। यदि आप लोगों को सूत्र विधि से इस प्रश्नावली का हल चाहिए तो आप लोग फार्मूला मेथड या सूत्र विधि कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं यह वीडियो बना दूंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।